हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसेट मैथ्स क्लास। हमारा मैथ्स में सिंपलीफिकेशन का टॉपिक यानी कि सरलीकरण का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप यहां देखिएगा। एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है। पुत्र की उम्र बताइए। जब हमें पता नहीं होता है और क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है तो हमें कुछ मानना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं यहां पर कि माना पुत्र की उम्र या आयु है ना, मान लेते हैं पुत्र की उम्र जो होगी वो x होगी, क्योंकि हमें देनी है तो हमें मानना पड़ता है। और हम अल्फाबेट्स में से किसी भी नंबर को मानते हैं, ए मान ले, बी मान ले, x हमेशा अच्छा लगता है मैथ्स में मानने में, है ना। अब चलते हैं पिता की उम्र की ओर। पहले हम इनकी उम्र को पता कर ले, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। पिता की उम्र क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। तो पुत्र की उम्र हमें x मिली, तो यहां पर पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 9x, क्योंकि 9 गुनी है। यहां पर माता की उम्र कितनी हो जाएगी? माता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से कितनी गुनी है? 8 गुनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8x। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाया इसमें। उसने कहा है कि पिता की उम्र और माता की उम्र का योग 51 वर्ष है। चलिए कर लेते हैं। पिता की उम्र और माता की उम्र बराबर प्लस किया हमने, तो कितना दिया है उसने? 51 वर्ष बच्चों। अब यहां पर पिता की उम्र कितनी है? 9x और माता की उम्र 8x। यहां से प्लस कर दीजिएगा, यहां पर कितना है? 51। ठीक है, 9 प्लस 8 हमारे पास कितना? 17, यानी कि 17x और बराबर में कितना है? 51। यहां से आप काट सकते हैं या फिर इसको यहां ले जाइए, तो x बराबर कितना होगा? 51 बटा 17, 17 × 51, यानी कि x की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली है बच्चों? 3। और किसकी उम्र निकाल ली थी? यहां पे पुत्र की उम्र निकाल ली थी, और पुत्र की उम्र क्या मानी थी हमने? x। तो यानी कि हमें 3 मिल गया, यानी कि जो पुत्र की उम्र होगी वह 3 वर्ष होगी। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि पिता की उम्र क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? पिता की उम्र पूछ ली तो यहां पर x की वैल्यू रख दीजिएगा। तो यहां पर पिता की उम्र कितनी होती बच्चों? 27। माता की उम्र कितनी होती? यहां पर 8x था, 24। देखिएगा, सभी की उम्र हमने यहां से निकाल ली। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि पिता की उम्र कितनी होगी? 27 वर्ष, और माता की उम्र कितनी होगी? 24 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/3 = b/4 और = c/7, तो a + b + c अपॉन यानी बटे c का मान क्या होगा? ठीक है, उन्होंने क्वेश्चंस में क्या दिया आप यहां देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं। उन्होंने दिया है 1/3 और b/4 और c/7 है। निकालना क्या है हमें? निकालना ये है a + b + c और ये हमें ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए जो ऑलरेडी = में दिए हुए हैं, सॉल्व मत कीजिएगा। सॉल्व करने का मतलब है कि यहां पर आप कुछ इस प्रकार से खिचड़ पाव ना करें, जैसे ये दिया और यहां पर 4 दिया, कुछ इस प्रकार से करने लगे हैं, बहुत लॉन्ग चला जाएगा क्वेश्चन। तो सर करते क्या है ऐसे क्वेश्चन? जब कुछ पूछ लिया जाए और हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल जाए,
तो क्या हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या करना होगा, यदि ऐसा आपको देखने को कुछ एक क्वेश्चन यानी कि समीकरण टाइप का मिले और इक्वलिटी में हो और 2 से ज्यादा बार में हो, यानी कि यहां पर ए का दिया, बी बराबर में दिया और सी बराबर में दिया और डी भी बराबर में दे दे, इन्फिनिटी तक ऐसे चले जाएं, तो उसके जो बटे में होगा उसी को हम बराबर का मान लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास ए की वैल्यू होगी वो होगी 3 और बी की वैल्यू होगी वो होगी 4 और सी की वैल्यू होगी वो होगी 7। अब आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू यदि 3 है, यहां 3 प्लस, बी की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 7 प्लस, और अपॉन में सी था तो सी की वैल्यू 7 2 टाइम, तो 7 और 3 10, यहां ये 14 यानी कि 14 प्लस है ना 14 अपॉन 7, इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन बी सही है और जो हमने पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसका ऑप्शन डी सही था, यानी कि 3 वर्ष निकला था हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैथ्स देखो बहुत से बच्चों के लिए टफ लेवल बनता है, उनको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है और इसको पास करना शायद मुश्किल है। बहुत से स्टूडेंट को अगर परेशान किसी ने किया है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट अगर प्री में ठीक तरीके से नहीं आता तो उसकी सबसे बड़ी जड़ है सी सेट। पीसीएस का, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, सभी में सी सेट परेशानी खड़ी करता है। किस माध्यम के लिए? हिंदी माध्यम के लिए। हिंदी माध्यम के लिए क्यों परेशानी खड़ी करता है? इसलिए करता है क्योंकि हिंदी माध्यम का बच्चा एवरेज रहता है, इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा रहता है वो हायर लेवल की एजुकेशन रखता है अपने पास। सही बात कह रहा हूं मैं क्लियरिटी के साथ, मैं स्वयं एक हिंदी माध्यम का बच्चा हूं इसलिए आपसे यह बात कह पा रहा हूं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे के अंदर क्या होती है, अपॉर्चुनिटी टाइप की होती है, स्ट्रैटेजी बेहतरीन होती है, पढ़ाई का लेवल अच्छा होता है। एक जो कहते हैं ना कि किसी घर को बनाने के लिए हमें सबसे मजबूत फाउंडेशन चाहिए होता है। जब हमें फाउंडेशन मिल जाता है तो ऑलरेडी घर मजबूत बनता है। हिंदी माध्यम का स्टूडेंट के पास फाउंडेशन नहीं होता। हिंदी माध्यम में सबसे ज्यादा बच्चा वही रहता है जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लोअर रहा हो या बहुत ज्यादा मिडिल क्लास से हो, वही जाता है ना हिंदी माध्यम में। इंग्लिश माध्यम का बच्चा कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन पाता है तो उसकी वजह है वो उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली। तो क्या हम इसको सर पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा रहेगा और इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट अच्छा रहेगा, हिंदी माध्यम का खराब, तो हमें तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो रवि सेहाग सर ने प्रूफ कर दिखाया कि अगर कर मेहनत तो नतीजा मिलेगा और डरता किस बात से है, सफलता के लिए मेहनत कर, सफलता जरूर मिलेगी। रवि सेहाग सर ने 18वीं रैंक ला करके प्रूफ कर दिया कि हिंदी माध्यम भी किसी से कम नहीं है। अगर मेहनत करेंगे, जज्बा होगा, जुनून होगा तो हम भी यूपीएससी में अपनी बेहतरीन जगह बना सकते हैं। 2014 के रिजल्ट में निशांत जैन सर ने भी ये बात को प्रूफ किया। 14 रैंक ला करके 14 रैंक ला करके उन्होंने प्रूफ किया है कि हाँ हिंदी माध्यम भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो मेहनत करो ना, सीसेट में हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी, हम करेंगे। कितना मेहनत मांगेगी? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, एक सवाल को हम 2 बार लगाएंगे ना, रिवीजन इतना कर लेंगे कि हमें वहां क्वेश्चन देखते ही आंसर मिलने लगे। ये होती है तैयारी। ये तैयारी नहीं होती कि बस पढ़ने के लिए बैठ गए और इसके बाद देखा कि एग्जाम्स में जाना है और वहां पे जैसे ही आप एग्जाम्स में पहुंचे और आपने क्वेश्चन पेपर उठाया और आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया टफ लेवल का, तोते उड़ गए। ये तैयारी नहीं होती है बच्चों, तैयारी होती है आपकी स्टैंडर्डली। अगर आपकी तैयारी में दम है तो रिजल्ट में ताकत अपने आप आ जाएगी।
तो पहले तैयारी में दम लाइए, रिजल्ट की कामना मत कीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। मेहनत कीजिए, सीसेट हम करवा रहे हैं, आप सीसेट के साथ प्रिपेयर रहिए। बहुत सी आपको यूट्यूब पर टीचर्स मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं, आप उनसे भी जाकर के कर सकते हैं, पर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यार जरूरी है कि मैं ही एक्सपर्ट हूं, आप मुझसे ही पढ़े, कहीं ना कहीं ताल्लुक है हमारा और आपका, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं, आप खुद समझ जाइए। मैं एक एस्पिरेंट हूं, दूसरा कोई पढ़ा रहा वो एक टीचर है, तो टीचर और एस्पिरेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो मुझसे एक्सपर्ट हो सकता है, पर उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो भी एक्सपर्ट हो सकता है, पर कहीं ना कहीं उसकी सोच और मेरी सोच कनेक्टिविटी दूर होगी। किस प्रकार से? मैं आप लोगों की भावनाओं को, आप लोगों को क्या किस तरीके से समझाना है समझ सकता हूं। टीचर्स एक टीचिंग फील्ड से समझाएगा, एक एस्पिरेंट जो स्वयं है वो उस लेवल से समझाएगा जिस लेवल से वह स्वयं समझना पसंद करता है। मुझे क्या करना है? मुझे खुद एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, तो उस प्रकार से ही तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से मैं स्वयं को प्रिपेयर कर सकता हूं, उसी प्रकार से तो आपकी प्रिपरेशन करा पाऊंगा। ये मुद्दे होते हैं एक एस्पिरेंट और टीचर के बीच का फासला। तो आप टीचर से पढ़िए या मुझसे पढ़िए, मैं स्वयं यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, तो आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कीजिए। मैं तो वही चीज पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी के टच में है, उस चीज को नहीं पढ़ाऊंगा जो किसी एसएससी और बैंक जैसे के टच में है। मुझे यूपीएससी से मतलब है, पीसीएस के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सॉल्व कराते हैं, पर हमारा टारगेट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ना कि कोई राज्य सेवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो तो भिन्न बताना है हमें। उसने कहा है कि हर का अंश 2 गुना 1 अधिक, तो पहले हम हर मान लेते हैं। क्या है? माना हर किसका? भिन्न का x, और अंश क्या होगा? अंश है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हर का 2 गुना, हर का 2 गुना कर दिया, 1 अधिक लो हो गया। अब कह रहा है कि भिन्न का योग, यानी कि भिन्न का योग क्या करेंगे? भिन्न क्या होती है? यही होती है, भिन्न यही है 2x + 1। भिन्न को बनाने के लिए क्या संख्या चाहिए, क्या चाहिए पड़ता है हमको? अंश बटा हर। अंश है हमारे पास, हर है हमारे पास। अब ये कमेंट मत करना कि सर आपने अंश में हर लिख दिया, हर में अंश लिख दिया। हमेशा जो फर्स्ट डिजिट यानी कि एक डिजिट में होगा उसको हम अंश मान लेते हैं, और जो ज्यादा डिजिट में होगा उसको हम हर में लाएंगे अंश। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? प्लस व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। यानी कि यदि 1/2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/1, यानी कि 2। 1/3 है, या फिर 4/5 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/4। यही होता है, तो व्युत्क्रम पलट जाता है, 2x + 1 और अपॉन में x आ जाएगा। और बराबर में उसने क्या कहा है कि भिन्न का व्युत्क्रम का योग कितना दिया है? बराबर में 2 सही 16/21। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से 2x + 1, सभी को आता होगा, एलसीएम नहीं आता तो भी कर रहे हैं सॉल्व। x², यहां पर 2x + 1 का होल स्क्वायर करके लिख देंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। यहां पर इसको तोड़ देंगे, 21 दूनी 42, 42 + 16 58, 58/21। यहां पर क्या होगा? x² + 2 का मल्टीप्लाई तो 4x² + 1 और प्लस 2 दूनी 4, 4, यानी कि a + b का होल स्क्वायर खुला है। अब क्या कर रहे हैं हम? 2ab, यहां पर x। ठीक है, अपॉन में क्या था हमारे पास? अपॉन में है x² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा, x², किसका x²? 2x² + x, बराबर में वही है हमारे पास 58/21।
अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, यहां पर क्वेश्चन हट जाएगा, परेशान मत होइएगा थोड़ा, है ना। यहां पर 1 होता है आगे, यानी कि 4x² प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास 5x²। यहां पर 1 है, 1 को 1 रखा रहने देंगे और 4x को 4x, ठीक है। अपॉन में क्या है, वही संख्या है 2x² प्लस x, यहां पर क्या दिया उन्होंने 58 और 21। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 पंजे 105x स्क्वायर में प्लस 21 चौके 84x और प्लस 21 का मल्टीप्लाई तो 21 बराबर में क्या होगा 58 दूनी कितना होता है 116, तो 116x² और 58x। अब क्या करना है हमें कि कुछ यहां ले जाएंगे कुछ वहां लाएंगे, तभी तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। फाइनली हमें सॉल्व करना है, तो हम 116 को इस तरफ लाते हैं, तो 105x² माइनस 116x², उसको वहां ले जाएंगे, 21 को यहीं रहने देते हैं अभी, ठीक है। इसको यहां ले जाएंगे तो 58x और यह क्या है माइनस का 84 हो जाएगा, 84x। क्या हो गया माइनस का, इस तरफ प्लस था उस तरफ पहुंचेगा माइनस का, ये उस तरफ प्लस था इस तरफ आया, तो माइनस में ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना होगा हमारे पास 105 में से 116 में से 105 गया, तो हमारे पास क्या बच्चा है बच्चों 11x²। यहां प्लस 21 था 21 लिख देते हैं, यहां पर 58 में से ये है हमारा, ठीक है, 58 में से हमारा 84 गया, यानी कि यहां पर 14 होगा, 14 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। 14 और 8 6 और यहां पर 7 यानी कि 26 क्या है x। क्वेश्चन टाइप की बनानी है, एक क्वेश्चन टाइप की बनानी है, माइनस को प्लस में तब्दील करना है, तो क्या हम इसको वहां ले जाएं, ले जाते हैं, तो हम उसको वहां ले जाते हैं उल्टा लिख देते हैं, चलो आपको समझाते हैं। यहां लिख लिया हमने x², ठीक है, ये बराबर का साइन, आप इस तरफ की संख्या तो इस तरफ आएगा माइनस का, तो इस तरफ क्या 26x, यह प्लस था तो प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है हमें 0 लाना है, तो इसको क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 0 बराबर 11x² माइनस 26x और माइनस 21। आपको इस प्रकार में अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको लिख लेते हैं x² माइनस 26x और माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन टाइप की बन गई। अब हमें निकालना है x की, कुछ किस प्रकार से हमने बचपन में सीखा था कि इसका मल्टीप्लाई हो और इतने का क्या हो घटाने पर आना चाहिए, है ना। कर लेते हैं, क्या होगा ऐसे को करने के लिए, यानी कि हमारे पास कितना चाहिए, कर लेते हैं थोड़ा सा, 21 मल्टीप्लाई 11 करके देख लो हमें कितना चाहिए है ना। तो 1 2 और यहां पर कितना होगा 1 2, यानी कि हमारे पास कितना 3 2, यानी कि 231 आना चाहिए हमारा, 231 आए मल्टीप्लाई में, और जो घटाने पर आए हमारा वो कितना आना चाहिए 26। तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा कुछ ऐसे में क्या करना पड़ता है, अगर हमें पता नहीं होता है तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 231, यह कितने से डिवाइड होगा, क्या यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 3 से तो 11 दूनी 22 और 11, तो 11 से कर लेते हैं, है ना। तो 11 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पर 11 दूनी 22, है ना, तो यहाँ 11 एकम 11। अब कितने से होगा, यह है 7 से, यानी कि 3 से करते हैं, 3 से हमने डिवाइड किया इसको, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा यह है 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 21 और 11। अब 21 और 11 को ऐड करके देखो आप कितना आ रहा है क्या, 21 और 11 को हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें नहीं मिला, तो 11 तिया 33, 33 में से माइनस करो कितने को 7 को, 33 में से माइनस 7, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे x² माइनस यहां पर कितना 33x, और क्या होगा प्लस का साइन आएगा क्योंकि तभी तो माइनस होगा,
कितना आ रहा था 11 7x और -21 और एक क्वेश्चन यही है। अब क्या करते हैं, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे हम। कॉमन इसमें से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर 33 सॉरी 33 11 33 कॉमन संख्या क्या है इसमें से 11x ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है। तो यहाँ पर क्या होएगा हमारा, यहाँ पर 11 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचेगा x बचेगा, स्क्वायर था स्क्वायर से कट गया। यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस में है तो माइनस में प्लस का 7 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस किया 3। यह हमारा जब भी हम कोई भी ऐसा कॉमन ले हमारी ये सेम आएगा। जब यह सेम आ जाए तो हमारा क्वेश्चन से यानी कि सही डायरेक्शन में हम सॉल्व कर रहे हैं। बराबर क्या है 0 है। अब क्या करते हैं, इसमें से x माइनस 3 को वैसा ही लिख देंगे और इसको 11x और प्लस 7 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू माइनस था तो उस तरफ पहुंचेगा कितना बचेगा 3, यानी कि x की वैल्यू हमें 3 पता चल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11x था, x को करना है इस तरफ पहुंचेगा तो 11 यानी कि मल्टीप्लाई में सॉरी यहां पर ये लिखा हमने, यहां कितना आएगा 7 और यहां पर पहुंचेगा अपॉन में 11 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अपॉन में 11 हो जाएगा। तो हमारी जो भिन्न है यानी कि अब हमें क्या बनाना है भिन्न, तो भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अंश और हर चाहिए होता है उसी के फॉर्म में। तो अंश क्या था हमारा x माना हुआ था तो x है और अपॉन में 2x + 1। भिन्न कौन सी थी हमारी, ये है। ठीक है, व्युत्क्रम में मत रख देना, ये है हमारी भिन्न। अब x की वैल्यू कितनी निकली थी बच्चों 3 और यहां पर इसका कितना है हमारा, ये है x की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी है 3 मल्टीप्लाई 2 + 1। x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं यानी कि 3 दूनी 6 और यहां पर कितना 7। तो हमारी भिन्न जो बनेगी वो कितने की बनेगी 3 और 7 की। क्या ऑप्शन में हमारे पास 3 और 7 है, 3 और 7 है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अब यहां पर एक समझौता करने वाली बात है कि हमने यहां पर x की वैल्यू यही क्यों रखी, 7 और 11 क्यों नहीं रखी, इसलिए नहीं रखी क्योंकि वह ऑलरेडी भिन्न है। अगर हम भिन्न को भिन्न में रखेंगे तो काहे का भिन्न, इसलिए हमने इसको नहीं लिया था x = 7/11 को x की वैल्यू हमने 3 ली क्योंकि हमारे पास वह रखना पड़ता है भिन्न बनाने के लिए जो भिन्न ना हो, यह भिन्न था क्योंकि हमारे पास 7/11 इसको क्या कहेंगे भिन्न। तो भिन्न हमारा क्या निकला है अभी 3/7। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया है, ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं करता इसको स्पीडली तो बहुत आसानी से हो जाता। तो क्वेश्चंस आप ऐसे ही लगाते रहिएगा और बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिएगा, मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस होगा, इसके बाद हमारा वीडियो समाप्त। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, कह रहा है बच्चों में मुफ्त कॉपियां समान रूप से बांटी गई, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग था। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपियां मिलती, कुल कॉपियां कितनी वितरित की गई। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए पता है, पहले कह रहा है बच्चे, फिर कह रहा है कुल कॉपियां। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि बच्चे टोटल कितने हैं। उसने क्वेश्चंस में एक ट्विस्ट लाया है कि यदि 16 तो क्या होता आधी होती, तो हम वही करते हैं। क्या कह रहा है देखो, वह कह रहा है कि मिलने वाली कॉपियों की संख्या, समझना, कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग था। 8वां भाग है, ये ट्विस्ट है लास्ट में। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, आधी क्या होती है हम आधी कर देते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपियां मिलती हैं। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपी, प्रत्येक बच्चे
को मिलने वाली कॉपियां लिख देते हैं, कॉपियां बराबर, उसने क्या दिया है कि 16 यानी कि आधा करना है उसका, ठीक है। तो कितना हमें प्राप्त हुआ 8, यानी कि प्रत्येक बच्चे को जो कॉपी मिली वह कितनी थी 8, प्रत्येक बच्चे को 8 कॉपी मिली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपियां मिली, 8वां भाग था यदि बच्चों की संख्या आधी थी। अब क्या निकालेंगे, कुल बच्चों की संख्या कितनी है। अब हमें वही चाहिए होगा, तो देख लेते हैं कुल बच्चों की संख्या। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जब भी पूछ लिया जाए तो जिसको वितरित करें उनकी संख्या निकाल दो, और जिसको वितरित किया जा रहा है, जिस चीज को वितरित कर रहा है किसी भी वस्तु को, उसको पूरा फाइनली काउंट कर लो कितना हुआ। कुल बच्चों की संख्या क्या कहा है उसने, कॉपियों का 8वां भाग था, कॉपियां कितनी बांटी गई प्रत्येक बच्चों को 8, और उसने कहा बच्चों का 8वां भाग था, तो यहां पर 8 × 8 कर दी, कितना होगा 64। अब हमें क्या फाइनली उसने कहा है निकालने के लिए, उसने कहा है कि कुल कितनी कॉपियां वितरित हुई, यही निकालना है। तो लो कुल वितरित कॉपियां बराबर, हमारे पास क्या है, ऐसे सॉल्व करने के लिए बच्चों की संख्या होनी चाहिए और कॉपियां होनी चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने एक बच्चे को 2 कॉपी दी और 3 बच्चों को कितनी कॉपी दी, आप क्या करेंगे, बच्चे मल्टीप्लाई कॉपी, हो गया काम। तो कॉपी मल्टीप्लाई बच्चे, यानी कि बच्चे लिख लेते हैं आराम से, बच्चे मल्टीप्लाई कॉपी, ठीक है, आसान होगा। बच्चे कितने हैं हमारे पास 64, कॉपियां प्रत्येक बच्चे को कितनी बांटी गई 8, तो कुछ आएगा हमारे पास 512। ऑप्शन कौन सा है हमारा 512 में, ऑप्शन सी सही है। ऐसे सवाल थोड़ा फंसाने लायक होते हैं, पर आप ट्रिक निकालोगे ट्विस्ट वह छोड़ देता है, ठीक है। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा और सीसेट लगाते रहिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।